नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करने आए हैं जो वर्तमान में जो चल रहा इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में युद्ध है उस पर चर्चा करने आए हैं। इसकी शुरुआत आज से लगभग 2 सप्ताह पूर्व होती है, जब पूर्वी जेरूसलम में स्थित एक फ़िलिस्तीनी बस्ती शेख ज़रा में जो यहूदी सरकार है, जो इज़राइल की सरकार है, वो वहाँ पे लगभग 30 से 35 फ़िलिस्तीनी परिवारों को ज़बरदस्ती हटाकर वहाँ पे कुछ यहूदी परिवारों को बसाने का प्रयास करते हैं और बसा देते हैं। शुरुआत वहाँ से होती है और उसके विरोध में जो फ़िलिस्तीनी युवक हैं उस क्षेत्र के पूर्वी जेरूसलम या पश्चिमी तट के जो फ़िलिस्तीनी युवक हैं उसका ज़बरदस्त विरोध करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन तब तक चीज़ें लगभग वहाँ पे कंट्रोल में रहती हैं। परंतु जब इन्हीं विरोध प्रदर्शन के बीच में एक दिन जो इजरायली पुलिस है वो अल अक्सा जो मस्जिद है, जो कि इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे बड़ा धार्मिक स्थल माना जाता है मक्का और मदीना के बाद, तो उस अल अक्सा मस्जिद के कंपाउंड में, कैंपस में इजरायली पुलिस बल घुस जाता है और वहाँ पे जो कंपाउंड है उसके अंदर एकत्रित जो फ़िलिस्तीनी युवक या युवतियाँ होती हैं जो विरोध कर रही होती है शेख ज़रा में हटाए गए फ़िलिस्तीनी परिवारों को ज़बरदस्ती जो हटाया गया था उसके विरोध में जो लोग होते हैं उन पे लाठी चार्ज होता है और लगभग 80 से 90 फ़िलिस्तीनी वहाँ पे घायल हो जाते हैं। अब उसके बाद ये युद्ध का रूप ले लेता है और क्यों ले लेता है, इसको जानने से पहले थोड़ा सा अब हम लोग वहाँ का इतिहास को समझते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पूर्वी जेरूसलम का नाम लिया। तो जेरूसलम एक शहर है जो कि आज पूरी तरह से इजराइल के कब्जे में है। इसको समझने के लिए हम लोग इसके इतिहास में जाते हैं। इतिहास का जेरूसलम के लिए वहाँ पे आप जानिए कि लगभग 1947 के अंत तक आते आते जो संयुक्त राष्ट्र होता है, वो जो पूरा क्षेत्र होता है दोस्तों, वो पहले फ़िलिस्तीन कहलाता था, ना वहाँ कोई इजराइल था। वहाँ पे इजराइल नाम का कोई राष्ट्र नहीं होता है। इजराइल का उदय 1948 में होता है, जो संयुक्त राष्ट्र का फ़िलिस्तीनी विभाजन योजना होती है उसके तहत। उस योजना में उस पूरे क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक भाग फ़िलिस्तीनी राष्ट्र बनना होता है, एक भाग इजरायली राष्ट्र बनना होता है, और जो तीसरा भाग है वो जेरूसलम का शहर ही होता है, जिसे ना ही इजराइल के कब्जे में और ना ही फ़िलिस्तीनियों के कब्जे में दिया जाता है। कारण ये है कि जेरूसलम में ही जो स्थित अल अक्सा का जो कंपाउंड है, जैसे कि एक ओल्ड वॉल कंपाउंड कहते हैं, उसके अंदर ही अल अक्सा जो मस्जिद है वो मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी के साथ साथ वहीं पे स्थित एक स्थल ऐसा है जिसे यहूदी अपने धर्म में अपने लिए सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल मानते हैं, उसे होलिएस्ट ऑफ होलीज कहते हैं। इसलिए इजराइल भी उसे अपनी राजधानी बनाना चाहता था और फ़िलिस्तीन जो अरब थे वो भी उसे अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। तो उनके बीच में कोई विवाद ना हो, इसके चलते जेरूसलम को संयुक्त राष्ट्र के तहत बनाए गए एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप के अंदर रखा जाता है। परंतु जैसे ही 1948 के मई तक आते आते ब्रिटिश सेना उस क्षेत्र को खाली करती है, तो एक अरब इजराइल युद्ध शुरू हो जाता है। बहुत सारे अरब जो नेशन हैं, राष्ट्र हैं, 5-6 राष्ट्र मिलके इस जो नया इजराइल जो राष्ट्र बना होता है उस पर हमला कर देते। इस युद्ध के चलते पश्चिमी जेरूसलम अंततः इजराइल के कब्जे में आ जाता है। और जो पश्चिमी तट एक ऐसा क्षेत्र है जो जॉर्डन नदी जो कि एक तरह से आप अभी समझें, जॉर्डन जो राष्ट्र है और इजराइल राष्ट्र के बीच में सीमा का काम करती है। तो जॉर्डन नदी के पश्चिमी क्षेत्र तट पे स्थित था, उस क्षेत्र को पश्चिमी तट कहा गया। उस पे जॉर्डन कब्जा कर लेता है और उसी के साथ साथ जो जेरूसलम का पूर्वी भाग होता है उस शहर का, वो जॉर्डन के कब्जे में चला जाता है। लेकिन 1967 का जो 6 दिन का युद्ध है, उसके बाद वो पूरा का पूरा पश्चिमी तट का जो क्षेत्र है और इजिप्ट से लगा हुआ एक गाज़ा पट्टी एक क्षेत्र है, वो पूरा क्षेत्र इजराइल अपने कब्जे में कर लेता है, जिसके साथ साथ जेरूसलम भी पूरी तरह से इजराइल के कब्जे में आ जाता है। और जेरूसलम को एक अनडिवाइडेड उस जेरूसलम को, अविभाजित जेरूसलम को इजराइल अपने संविधान के तहत, अपने संविधान में एक अमेंडमेंट करके, बदलाव करके उसे राजधानी बना लेता है। यहाँ पे आप जान लें कि आज भी जेरूसलम को इजराइल की राजधानी मानने वाले कुछ ही गिने चुने राष्ट्र हैं दोस्तों, और इसीलिए ज़्यादातर राष्ट्रों के जो दूतावास हैं
वो आज भी इसराइल के तेल अवीव में स्थित हैं, क्योंकि आज भी संयुक्त राष्ट्र और बहुत सारे विश्व के जो राष्ट्र हैं महत्वपूर्ण, चाहे इस्लामिक या नॉन इस्लामिक राष्ट्र हों, सारे के सारे राष्ट्र जेरूसलम को आज भी एक विवादित क्षेत्र मानते हैं। परंतु इसराइल उसे अपना राजधानी मानता है और वहाँ पे ही उसने अपनी राजधानी बना रखी है। और एक विवाद अब ये भी है कि आज भी जो फिलिस्तीनी राष्ट्र की एक कल्पना है, कल्पना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज भी वो राष्ट्र पूरी तरह से एक राष्ट्र नहीं बना हुआ है। तो आज भी जो फिलिस्तीनी राष्ट्र की कल्पना है उसके तहत फिलिस्तीनी जो पूर्वी जेरूसलम है उसे अपनी राजधानी ही मानते हैं और उस पर अपना दावा ठोकते रहे हैं। इन सब के परिप्रेक्ष्य में अब आप ये जानें कि पूर्वी जो जेरूसलम, इसीलिए उसका नाम आज भी पूर्वी जेरूसलम कहा जाता है, क्योंकि आज भी उसे इजराइल द्वारा अधिकृत एक क्षेत्र माना जाता है दोस्तों। तो एक बात ये हो गई। और दूसरी बात आप ये समझें कि जो फिलिस्तीनी क्षेत्र है, जो एक तरह से आप कहें कि तथाकथित फिलिस्तीनी राष्ट्र है, वो दो भूभागों में बटा हुआ है। जिस तरह से पहले पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बटा हुआ था, बीच में भारत का पूरा भूभाग था, उसी तरह से फिलिस्तीनी जो एक भाग है वो एक तरफ पश्चिमी तट है जो कि इजराइल के पूर्वी जो सीमा है उसकी तरफ है, और पश्चिमी सीमा में इजिप्ट की सीमा से लगा हुआ एक भूभाग है जिसे गाज़ा पट्टी कहते हैं। तो फिलिस्तीनी राष्ट्र जो है वो दो भूभागों में बटा हुआ है। जो पश्चिमी तट है वहाँ पे जो शासन है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के नाम का एक संगठन है, जो कि अगर आपको याद हो यासिर अराफात का जो एक संगठन था जिसके तहत उन्होंने इजराइल से एक लंबा संघर्ष किया था, जिसे कि विश्व में एक समय आतंकी संगठन कहा जाता था, PLO, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यासिर का वो संगठन, उसी का एक पॉलिटिकल विंग है, एक राजनीतिक संगठन है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। शुरुआत में इन दोनों भूभागों पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का ही शासन था, परंतु 2005-6 के आसपास आते आते हमास नामक आतंकी संगठन ने गाज़ा पट्टी पे इस पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो अधिकारी थे, उनका जो नेता थे, उनको मार के भगा दिया और उस पर एक तरह से आप माने कि कब्जा कर लिया। तो आज की वर्तमान स्थिति ये है कि पश्चिमी तट जो है वो एक तरह से आप जाने कि एक नरमपंथी जो संगठन है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जिसके प्रमुख हैं महमूद अब्बास, उसके शासन, उसकी बागडोर उनके हाथ में है। और जो गाज़ा पट्टी का शासन है वो हमास नामक एक कट्टरपंथी आतंकी संगठन है, उसके हाथ में है। तो अब आते हैं वापस वर्तमान में और इस विवाद में। तो देखिए, जैसे ही अल अक्सा मस्जिद का वो घटना होती है उसके बाद युद्ध की शुरुआत, इसीलिए मैंने आपको सारी चीज समझाई, युद्ध की शुरुआत हमास द्वारा चलाए गए लगभग इजराइल पे दागे गए 100 मिसाइलों के साथ होती है। यहाँ पे घटना होती है पश्चिमी तट के पूर्वी जेरूसलम स्थित एक जगह से, लेकिन उसका जो रिटेलिएशन आता है, जो एक तरह से आप माने कि हिंसक रिटेलिएशन आता है, वो हमास के द्वारा आता है, क्योंकि वो आतंकी संगठन है। तो उसके बाद इजराइल जब प्रतिरोध में अपनी मिसाइलें या अपना एयर स्ट्राइक, जो हवाई हमला है, गाज़ा पट्टी पे शुरू करता है, तो लगभग अब आज हो चुके लगभग 2 सप्ताह में एक भयानक तबाही गाज़ा पट्टी में देखने को मिलती है। लगभग वहाँ पे 80,000 फिलिस्तीनी वहाँ पे विस्थापित हो चुके हैं, 257 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि इजराइल के 12 लोग यहूदी या 12 इजरायली, जो इसमें 3 इजरायली सैनिक भी हैं, मारे गए हैं। 3000 के करीब, आप इससे अंदाज़ा लगाएं, 3000 के करीब हमास ने इजराइल पे मिसाइलें दागी। परंतु जो इजराइल का हवाई सुरक्षा प्रणाली है, जिसे कि आप आयरन डोम भी कहते हैं, वो विश्व में माने जाने वाली सर्वश्रेष्ठ हवाई सुरक्षा प्रणालियों में मानी जाती है, जिसके चलते इजराइल को बहुत ही कम नुकसान उठाना पड़ा। परंतु जब इजराइल ने वहां पे प्रतिरोध में हमला किया तो उसे गाज़ा पट्टी को जबरदस्त नुकसान हुआ है। अब यहाँ पे आप ये भी जान लें कि इस पूरे विवाद के दौरान जो अमेरिकी जो राष्ट्रपति जो बिडेन है या अमेरिकी सरकार है, वो काफ़ी सुस्त नज़र आई। शायद उनका भी मंतव्य यहाँ पे ये था कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके भी प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है उस पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर बहुमत हासिल नहीं है। तो चलिए, वो तो भविष्य में देखा जाएगा कि वो प्रधानमंत्री रहते हैं कि नहीं, लेकिन अभी वर्तमान में वही प्रधानमंत्री हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू को एक तरह से बिडेन सरकार ने समय दिया कि वो हमास संगठन की कमर तोड़ सकें, उसको भारी नुकसान वहां पहुंचा सकें। ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि बिडेन सरकार ने यहाँ पे उतना प्रोएक्टिव भूमिका नहीं निभाई जितना कि ज़्यादातर देखा जाता है दोस्तों। अब आप यहाँ पे देखिए कि अब वर्तमान की स्थिति क्या है। वर्तमान में स्थिति है कि लगभग 1-2 दिन पूर्व ही वहाँ पे
इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं, और कतर का भी यहाँ पे रोल था, कतर का भी एक भूमिका थी, लेकिन प्रमुख भूमिका थी हमास और इजरायली सरकार के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए वो प्रमुख भूमिका वहाँ पे इजिप्ट के राष्ट्रपति फतह अल सीसी ने निभाई। उनके प्रयासों के चलते वहाँ पे एक तरह से शांति तो नहीं कहेंगे लेकिन युद्ध रोके जाने की समझौता हो चुका है, और जिसके चलते दोनों तरफ के दोनों पक्षों के नागरिक उन्होंने राहत की सांस ली है। परंतु एक यहाँ पे एक दूसरा भी पहलू था इस पूरे युद्ध का। वो पहलू ये था कि जब ये युद्ध चल रहा तो उसके अंत के समय तक आते आते दक्षिणी लेबनान की तरफ से भी बहुत सारी या कुछ मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी गईं। अब आपको यहाँ पे ये जान लेना चाहिए कि दक्षिण लेबनान में एक और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, उसका काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व है। दक्षिण लेबनान जो राष्ट्र है उसमें दक्षिण लेबनान का जो क्षेत्र है वहाँ पे हिजबुल्लाह आतंकी संगठन का काफ़ी वर्चस्व है, काफ़ी प्रभुत्व है, और उस संगठन को प्रत्यक्ष रूप से ईरान का पूरा समर्थन प्राप्त है। और अभी इसी विवाद के चलते ईरान ने हमास को भी आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान करने की पेशकश की है। तो अब पूरी अगर आप चीज़ों को समझें तो अभी की वह जो स्थिति है वो बहुत ही वोलाटाइल है, और अगर यहाँ पे चीज़ें बढ़ती हैं, युद्ध बढ़ता है, यदि इजराइल दक्षिण लेबनान पे भी वैसे ही हमला करता है जैसे उसने गाज़ा पट्टी पे किया है, तो वहाँ पे जो क्षेत्र है युद्ध का वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे ये जानना भी आवश्यक है कि क्यों इजिप्ट वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी भूमिका अदा कर पाया इस पूरे युद्ध को रोकने के लिए, क्योंकि इजिप्ट की सीमा से ही लगा हुआ गाज़ा की वो पट्टी है जिसे इजराइल ने चारों तरफ से घेर रखा है, क्योंकि वो हमास आतंकी संगठन के कब्जे में है। और इसलिए जो हमास संगठन है वो हर तरह से जो भी उसकी ज़रूरतें हैं उस पे वो निर्भर करता है इजिप्ट की सरकार पे। तो इस तरह से इजिप्ट सरकार का हमास पे प्रभाव है। और यहाँ पे एक बात आप और जान लें कि इजिप्ट ही वो पहला इस्लामिक विश्व का वो पहला राष्ट्र था जिसने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी, और इसलिए इजिप्ट के संबंध इजराइल के साथ भी काफ़ी अच्छे हैं, और इसीलिए इजिप्ट वो एक प्रमुख भूमिका वहाँ पे अदा कर पाया। तो चलिए, बहरहाल वहाँ पे स्थिति ये है कि एक तरह से शांति तो स्थापित होती दिख रही है, लेकिन जो स्थिति है वो काफ़ी वोलाटाइल बनी हुई है। हम लोग आगे उम्मीद करते हैं कि वहाँ शांति बहाल हो, क्योंकि पश्चिम एशिया का ये जो क्षेत्र है वो पहले से ही काफ़ी मुश्किलों भरा रहा है और काफ़ी युद्ध की विभीषिका उसने झेली हुई है। तो चलिए इसी के साथ आज्ञा दें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।